तो अब देखते हैं कि कौन कौन से हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं एक लेग अल्सर का अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है। सबसे पहले हमने ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट क्यों कराना है? हमने उसमें अनीमिया देखना है, ब्लड डिस्क्रेजियाज देखने हैं, बीडीआरएल टेस्ट कराना है, उसका शुगर टेस्ट कराना है और लिपिड प्रोफाइल कराना है और एंटी न्यूक्लियर फैक्टर टेस्ट कराना है और अंका का टेस्ट कराना है, एएनसी अंका टेस्ट। सो ये ब्लड टेस्ट कराएंगे। उसके बाद यूरिन टेस्ट कराएंगे शुगर देखने के लिए। इसके बाद बैक्टीरियल स्वैब लेंगे फॉर द डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस देखने के लिए, जहाँ भी अल्सर होगा उसका स्वैब लेंगे। उसके बाद डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराएंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज का, बोथ वीनस और आर्टेरियल सिस्टम को देखने के लिए हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराएंगे लोअर एक्सट्रीमिटी का। इसके बाद एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स होता है, वो हमने कैलकुलेट करना है। हेल्दी इंडिविजुअल्स में इसकी वैल्यू रहती है मोर देन 1 इन सुपाइन पोजीशन में एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स की वैल्यू। अगर यही वैल्यू 0.4 टू 0.9 हो जाए तो वो किसमें होती है? इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन अगर हो रहा हो तब ये वैल्यू रहती है 0.4 टू 0.9। लेस देन 4.4 हो एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स तो वो किसमें मिलता है? क्रिटिकल लिम्ब स्कीम में, यानी कि ब्लॉकेजेस हैं वेसल्स की क्रिटिकल लिम्ब स्कीम में अगर किसी को रहा है तो उसका एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स लेस देन 0.4 होगा। इसके अलावा वीनोग्राफी वेन्स को देखने के लिए, नर्व कंडक्शन स्टडीज कराएंगे नर्व को देखने के लिए। अब ट्रीटमेंट क्या होता है? किसी को लेग अल्सर, सबसे पहले हमें उसका स्मोकिंग बंद कराना है, शुगर कंट्रोल करना है, बीपी कंट्रोल करना है और उसका लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल करना है। इसके बाद लोकल केयर देनी है जहाँ भी अल्सर होगा, एंटीबायोटिक्स देनी है अगर इन्फेक्शन हमें लग रहा है कि वहाँ पे इन्फेक्शन है। इसके बाद हमने एडवाइस लेनी है चाइरोपॉडिस्ट की एडवाइस लेनी है। इसके बाद सर्जरी करा सकते हैं बैलून डायलिटेशन, जो वेसल्स के लिए सर्जरी होती है बैलून डायलिटेशन। और इन सिलेक्टेड केस में हमें कभी कभी एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन थी जो हमने लेग अल्सर के पेशेंट में करानी है। अब देखते हैं कि हैंड एग्जामिनेशन में क्या क्या मिलता है डायबिटीज़ में। सबसे पहले पल्प में इन्फेक्शन हो सकती है, ब्लिस्टर्स बन सकते हैं हैंड में, डिजिटल गैंग्रीन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन नेल की हो सकता है और बिटवीन द फिंगर्स भी फंगल इन्फेक्शन होता है, यानी इंटरट्रेगियो एरिया जो होता है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा चीरियो आर्थ्रोपैथी हो सकता है और जिसको लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी भी कहते हैं चीरियो आर्थ्रोपैथी में। इसमें क्या कहना है कि पेशेंट को कहना है कि ज्वाइन हैंड्स करो, जैसे कि वो प्रेयर में करते हैं तो वो ये सब नहीं कर पाते हैं, इसको कहते हैं प्रेयर साइन। द पेशेंट इज अनएबल टू ज्वाइन हैंड्स, को वो दोनों हाथ मिला नहीं पाते हैं, तो ये चीरियो आर्थ्रोपैथी होता है जिसमें प्रेयर साइन पॉजिटिव होता है। इसके बाद उनकी स्किन जो होती है वो एकदम थिक होती है, टाइट होती है, वैक्सी होती है बैक ऑफ द फिंगर्स। इनकी स्किन को हम स्क्लेरोडक्टिली लाइक इनकी स्किन होती है डायबिटीज स्क्लेरोडक्टिली लाइक। इसके बाद हैंड्स में डुपिट्रेंस कंट्रैक्चर मिल सकता है, ट्रिगर फिंगर मिल सकता है जिसे फ्लेक्सर टिनोसाइनोवाइटिस भी कहते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम कॉमन होता है डायबिटिक्स में। स्मॉल मसल की वेस्टिंग भी होती है डायबिटीज में, जो कि इमेशिएशन और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से होती है डायबिटीज में। अब देखते हैं रूमेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी है। चीरियो आर्थ्रोपैथी, फ्लेक्सर टेंडिनोपैथी, एडिसिव कैप्सुलाइटिस, ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, चारकोट आर्थ्रोपैथी एंड डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटल हाइपरऑस्टोसिस डिश, ये सब रूमेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की। तो अब देखते हैं कि सर्कुलेटरी और कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज में क्या क्या होती है। सबसे पहले माइक्रोएंजियोपैथी होता है, जो कि जिसकी वजह से ट्रायोपैथी हो जाता है माइक्रोएंजियोपैथी की वजह से। इसमें ट्रायोपैथी में क्या होता है कि आइज इन्वॉल्व होता है जिसे रेटिनोपैथी कहते हैं, किडनीज इन्वॉल्व होता है तो नेफ्रोपैथी की वजह से, और न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होता है न्यूरोपैथी की वजह से। सो रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी ये सारी ट्रायोपैथी हैं जो कि माइक्रोएंजियोपैथी में आती है। इसके अलावा पेशेंट को मैक्रोएंजियोपैथी हो सकता है जिसकी वजह से एसेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होता है पेशेंट्स को। मैक्रोएंजियोपैथी की वजह से मैक्रोवास्कुलर डिजीज होता है जो जिसमें क्या क्या आता है? कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज, डायबिटिक फुट और हाइपरटेंशन, ये सारी मैक्रोवास्कुलर डिजीज है। इसके अलावा गैंग्रीन जो कि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज की वजह से होता है। इंपोर्टेंस भी हो सकता है, रेस्टिंग टैकीकार्डिया, पोस्टल हाइपोटेंशन। रेस्टिंग टैकीकार्डिया और पोस्टल हाइपोटेंशन ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से हो सकता है। डायबिटीज में कार्डियो फेलियर भी काफी कॉमन है। इसके अलावा एंजाइना पेक्टोरिस होता है, साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट्स कॉमन इन डायबिटिक्स। कार्डियोमायोपैथी भी देखने को मिलता है डायबिटिक्स में, हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन जो डायबिटीज में होता है वो माइक्रोएंजियोपैथी की वजह से भी हो सकता है या फिर किडनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हो सकता है। और जो बीपी का टारगेट जो डायबिटीज में होना चाहिए वो लेस देन 130/80 मिलीमीटर मर्करी। अब देखते हैं कॉजेज पेनलेस या साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के। तो यहाँ 15 to 20% जो एमआईज होते हैं वो पेनलेस होते हैं। ओनली 15 to 20% ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन आर पेनलेस। और कॉजेज कॉमन क्या रहते हैं पेनलेस एमआई के? सबसे पहले डायबिटीज मेलाइटिस जिसके साथ ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होगी, यानी नर्व्स डैमेज हो गए तो पेशेंट को फील नहीं होगा पेन। डायबिटीज मेलाइटिस विद ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी एक पेनलेस एमआई करता है। इसके अलावा पेशेंट अगर जनरल एनेस्थीसिया के अंडर है तब भी पेन फील नहीं होता है। एल्डरली पेशेंट जिनमें सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज है या फिर डिमेंशिया है वो भी पेन को फील नहीं करते हैं। कुछ पेशेंट्स को पेन फील ही नहीं होता, जैसे कि वुमेन्स को ज़्यादातर पेन फील नहीं होता और पेन नहीं होता। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं सिम्टम पेन का। तो ये कुछ कॉज थे साइलेंट एमआई के। तो अब देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। हाइपोग्लाइसीमिया अगर किसी को ज़्यादा लंबे समय से हाइपोग्लाइसीमिया, जिसे हम प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है। अब सिम्टम्स कब आते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के? जब ब्लड शुगर जो है वो 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है, तब सिम्टम्स आते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। और ये सिम्टम होते हैं बिकॉज उसमें बॉडी में कैटाकोलामीन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कैटाकोलामीन जब शुगर डाउन होता है तो कैटाकोलामीन्स लेवल का बढ़ जाता है। और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसफंक्शन हो जाता है, उसकी वजह से इसको सिम्टम्स आते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में। और सिम्टम जो हाइपोग्लाइसीमिया के हैं वो डिवाइड किए जाते हैं ऑटोनोमिक सिम्टम्स और न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स, ऑटोनोमिक और न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स। अब जो ऑटोनोमिक सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे पहले पेशेंट को हंगर होता है, भूख ज़्यादा लगता है, स्वेटिंग पसीने आते हैं, ड्रेंचिंग स्वेटिंग होती है। इस बाद ट्रेमर आते हैं, कंपन आता है, हाथों में कंपन आता है, ट्रेमर्स होते हैं और साथ में धड़कन महसूस होता है, जिसे पैल्पिटेशन कहते हैं हम, पाउंडिंग हार्ट बीट महसूस होता है पेशेंट को। तो ये ऑटोनोमिक सिम्टम्स है। इसके अलावा पेशेंट को न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स भी आते हैं। न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स जैसे पेशेंट को डिजीनेस होना, चक्कर आना, हेडेक होना, क्लाउडिंग ऑफ विजन, विजन में प्रॉब्लम आता, बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज आती है, गुस्सा आता है पेशेंट को, एग्रेशन होता है। इसके अलावा कन्फ्यूजन हो सकता है, कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होता है, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, और कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम आता है। डिप्लोपिया होता है, आंखों में दिक्कत आता है, दौरे पड़ सकते हैं जिसे कन्वर्जेंस भी कहते हैं, और कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में वीकनेस होता है और हेडेक होता है। हेडेक और वीकनेस ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। सो दो सिम्टम्स होते हैं, एक ऑटोनोमिक, दूसरा न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स। और जो ऑटोनोमिक सिम्टम्स होते हैं वो
जब रैपिड ऑनसेट होता है हाइपोग्लाइसीमिया का, जल्दी जल्दी हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तब ऑटोनॉमिक सिम्टम्स पहले आते हैं। लेकिन अगर किसी को लंबे समय से ग्रेजुअल ऑनसेट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, लंबे समय से हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, उसकी वजह से न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स आते हैं, जो कि ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स आते हैं। और एक टर्म होता है डायोर्नल हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें पेशेंट को नर्वसनेस, स्वेटिंग, हंगर और ट्रेमर्स होते हैं मेनली डायोर्नल हाइपोग्लाइसीमिया में। अब नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट क्या होता है, रात में शुगर डाउन हो जाता है, इसमें पेशेंट को नाइट स्वेट्स होते हैं, पसीने आ सकते हैं रात में, बैड ड्रीम्स आ सकते हैं, और जैसे सुबह उठता है तो अर्ली मॉर्निंग हेडेक भी हो सकता है। दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया को क्लासीफाई किया जाता है फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया और रिएक्टिव, यानी कि खाना खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया। सो फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया और रिएक्टिव या पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया। जो पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया होता है, वो होता है मील्स लेने के बाद, जैसे डंपिंग सिंड्रोम में और ग्लैक्टोसीमिया में होता है। डंपिंग सिंड्रोम और ग्लैक्टोसीमिया में रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया होता है। और जो फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है, वो होता है हाइपर इंसुलिनिज्म जब हो जाता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ने पे होता है। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया लीवर डिजीज में हो सकता है, रीनल डिजीज में हो सकता है, एंडोक्राइन कॉजेज होते हैं और ड्रग इंड्यूस्ड होता है। ये सारे फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं।